इतना ही देख के वीडियो को भाग मत जाइएगा। आपने भी कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे। अब मतलब कई वीडियो में ऐसा है कि 5-7 मिनट की वीडियो में पूरी जनरेशन कंप्लीट हो जाती है। कई बहुत सी बुक्स में ऐसा है कि एक पेज में ही पूरी 5 की 5 पीढ़ियां खत्म कर देते हैं। वो आधी अधूरी नॉलेज है। इस वीडियो में मैं एक जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन इतनी डिटेल से बताऊंगा कि आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। मेरी वीडियो अमूमन लंबी जरूर होती है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशनल होती है। बहुत ही हार्डवर्क से, बहुत ही मेहनत से मैंने अलग अलग सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन गैदर करके, इकट्ठी करके यहाँ पे मैंने गूगल डॉक्स पे एक ये मतलब डॉक्यूमेंट बनाया है। तो चलिए, आपको बोर ना करते हुए इस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। मेरी गारंटी है कि इसको पढ़ने के बाद आप, जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको कहीं से भी कोई भी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से समझा, तो आपको फर्स्ट जनरेशन की टोटली इंफॉर्मेशन हो जाएगी और उसके साथ और चीजों की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। ऐसा होता है कि कई बार बंदे बताते हैं कि हाँ, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था, पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, लेकिन बंदे कुछ वहीं कंफ्यूज होते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स होती क्या है, ये कब मतलब इन्वेंट हुई थी, किसने इसका आविष्कार किया था, ये चीजें बताते नहीं है। लेकिन मैं इसमें आपको डिटेल वाइज हर चीज बताने वाला हूं। तो चलिए, आपको बोर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी की फर्स्ट जनरेशन के बारे में। मैं नेक्स्ट आगे मैं इस तरह वीडियो लेके आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी मेहनत की अगर आपको लगती है इसमें, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी मत करना, चाहे लास्ट में कर देना। तो चलते हैं इसकी, जो कंप्यूटर की जनरेशन है, इसकी ओर। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां, मैं इतना बता दूं आपको, आपको जेओ का एग्जाम दे रहे हो, क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप +2 कंप्यूटर साइंस की दे रहे हो, चाहे कहीं भी दे रहे हो, हर जगह उपयोगी है। तो इसको ध्यान से सुने, हर एक जो भी वीडियो को देख रहा है। तो चलिए, कंप्यूटर की पीढ़ियां। वैसे तो कंप्यूटर का विकास जो है 16वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, लेकिन आज के आधुनिक कंप्यूटर जो है, इसी का ही परिणाम है कि उस टाइम इसका विकास शुरू हो गया था। हालांकि कंप्यूटर के विकास में बहुत तेजी से बदलाव आया है प्रत्येक पीढ़ी के बाद। इसका मोस्टली जो हुआ था वो तकरीबन 1940 40 के दशक में स्टार्ट हुआ था। तो उसी के बाद ही कंप्यूटर जनरेशन को जाना जाता है। ठीक है। मतलब प्रत्येक पीढ़ी के बाद कंप्यूटर के आकार, प्रकार, कार्यप्रणाली, कार्यशीलता में बहुत सुधार हुआ। कंप्यूटर के काफी आधुनिक और विकसित मतलब इसके टाइप्स, प्रकार हमें हमारे को मिले। इस क्रम विकास की अवधि के दौरान कंप्यूटर में काफी परिवर्तन, काफी चेंजेस आए, जिसने कंप्यूटरों की नई पीढ़ियों को जन्म दिया और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ। इसी को ही हम कंप्यूटर की जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पहली जनरेशन जो चली है वो चली 1940 1956। मोस्टली कई बार 1955 लिखा जाता है। मैंने यहाँ 1956 क्यों लिखा, काफी सोर्स पे मैंने खोज की कि 1955 के एंड में ये जनरेशन खत्म हुई थी। तो अगला जो चलेगा 1956 से स्टार्ट होगा, तो 1956 यहाँ पे हमने लिखा है। मतलब कई सोर्सेस में ये फैक्ट है। दूसरी पीढ़ी 1956 1956 से 1963 तक चली। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक चली। और जो चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर है वो 1971 से 1980 के दशक तक चले। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि 1980 के बाद जो चले, वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, यानी कि वर्तमान और भविष्य। भविष्य का मतलब है कि जो अभी थोड़े आने वाले आ रहे हैं कंप्यूटर्स, वो भविष्य, मतलब हमारे पांचवी पीढ़ी के हैं। छठी पीढ़ी तब होगी जब कभी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कुछ हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट जनरेशन। आज मैं सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि आप मतलब आपको हर चीज का पता चल जाएगा इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अब ये तो सबको पता है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वैक्यूम ट्यूब है क्या, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वैक्यूम ट्यूब क्या है, देखिए ऐसी दिखती है वैक्यूम ट्यूब्स। मैंने फोटोज भी लगाई है हर चीज के आपको समझाने के लिए, ताकि एग्जाम में अगर फोटो भी आ जाए कुछ चीजों की और उसमें बता दिया जाए कि ये क्या है, नीचे ऑप्शन हो वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, असेंबलर है, क्या है, तो आप उस पर चिन्ह लगा सकते नहीं ये वैक्यूम ट्यूब है, पहचान के लिए। तो ये वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 में, यानी कि 1904 में, ध्यान रहे 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ये चीजें ध्यान रहे आपको। ठीक है। इसमें मत किया था प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इसी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये सब जानते हैं। वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का यंत्र है। देखिएगा ऐसे नाजुक कांच का यंत्र था, जिसे गैस को निकालकर वैक्यूम यानी कि प्रेशर बनाया जाता था। वैक्यूम ट्यूबों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड होते थे। ये देख रहे हैं आप अंदर इसमें, यानी कि जब इसमें प्रेशर दिया जाता था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलते थे, जो सूक्ष्म कण होते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोड लगे होते थे। ठीक है। और प्रारंभिक यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इसे एक स्विच या फिर एक एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता था। जैसे ये है, इसके बटन जैसे फिक्स हो जाता था, ये एक स्विच और एम्पलीफायर की तरह इसमें यूज किया जाता था। ठीक है। उसके बाद याद आता है, यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित और बढ़ा भी सकता था। ये वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग गणनाओं यानी काउंटिंग के साथ साथ भंडारण यानी कि स्टोरेज करने में और नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। ठीक है। इतना कंप्लीट है। उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पर आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। अब यहां पे देखिए, मैं आगे बताता हूं इसके बारे में। मैग्नेटिक टेप क्या है। मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल मैंने ये दे दिया। आपने शुरू में वीसीआर में कैसेट्स और अपने जो
आपका वो बोलते थे उसको, म्यूजिक सिस्टम होता था, उसमें कैसेट्स वगैरह म्यूजिक सुनते थे, तो इस प्रकार की उसमें एक टेप सी होती थी, उसे मैग्नेटिक टेप कहते हैं। तो मैग्नेटिक टेप कैसे क्या होती है इसके लिए जान लेते हैं। चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप एक सतत लंबाई का श्रेणीबद्ध भंडारण साधन है, यानी कि क्या एक सीधी लंबाई का सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। सिक्वेंशियल मतलब उसमें मतलब एक सीक्वेंस में ही जो स्टोरेज की जाती थी। ऐसा ना हो जैसे हम आजकल अपने कंप्यूटर में कहीं भी कोई भी फोल्डर बना के कोई भी चीज मूवी कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस में होती थी। ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि हम बीच में आधी छोड़ दी तो आगे जाके इसमें करते, नहीं, एक सीक्वेंस में होती थी। ठीक है, यह सेकेंड मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है इसको। ध्यान रहे, मैग्नेटिक टेप जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, और सामान्यतः वह आधा इंच की, ठीक है, चौड़ी होती है और 2400 फीट इसकी लंबाई होती है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन यह अन्य आकार में भी उपलब्ध होती है। ठीक है, यह प्लास्टिक के फीते से बनी होती है। प्लास्टिक के एक प्लास्टिक का फीता मान लीजिए, एक रिबन टाइप का, उससे बनी होती है, जिस पर मेटल ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। यानी कि जिस पर मेटल ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, ये प्लास्टिक के फीते से बनी होती है। विद्युत चुंबकीय स्पंदों यानी पल्सस के द्वारा डाटा को अति सूक्ष्म अदृश्य चिन्हों, यानी कि बहुत ही छोटे दिखाई न देने वाले पॉइंट्स या चिन्हों के रूप में, साइंस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता था इसके ऊपर डाटा, तथा इन रिकॉर्ड किए गए डाटा को अनेक बार पढ़ा जा सकता था। कहने का मतलब है कि इसको जब यूज करना होता था तब इसको पढ़ सकते थे, कई बार पढ़ सकते थे। चुंबकीय टेप पर रिकॉर्ड किए गए डाटा पर पुनः डाटा रिकॉर्ड किया जा सकता था, यानी कि जैसे हमने इस पे रिकॉर्ड किया गया चुंबकीय टेप पर कोई भी डाटा, उसको डिलीट करके उस पर दोबारा से कोई भी डाटा हम रिकॉर्ड कर सकते थे। इससे पूर्व में डाटा स्वतः समाप्त हो जाता था, यानी कि जब हम नया डाटा उस पर डाल रहे हैं तो जो पहले हमने डाटा उस पर डाला होगा वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। मैग्नेटिक टेप एक रियलेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसकी स्टोरेज क्षमता 100 MB से 200 GB तक होती है। ठीक है, यहाँ भी मेन पॉइंट इसमें ये ध्यान दें कि ये रिलेबल स्टोरेज डिवाइस है और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो 100 MB से 200 GB तक हो सकती है। मैग्नेटिक टेप एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है, ये भी ध्यान रखा जाए, ये भी कई बार आ जाती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी है, और उसमें कुछ ऑप्शन मैग्नेटिक टेप का भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब इसमें स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन पावर जो है, पावर आपूर्ति बंद होने पर भी नष्ट नहीं होती। यानी कि अगर कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है तो भी इसमें जो हमने डाटा स्टोर किया हुआ है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो स्टोर रहती है स्थायी तौर पर। ठीक है, चलिए ये जान लिया हमने मैग्नेटिक टेप के बारे में। अब मैग्नेटिक ड्रम का जान लेते हैं। ये सब फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाली चीजें हैं। मैग्नेटिक ड्रम कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे, आप देख रहे हैं, ये नॉन मैग्नेटिक है, इस पर मैग्नेट की इलेक्ट्रोड की परत नहीं चढ़ाई हुई है, और ये मैग्नेटिक है जो रेड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। एक प्रकार का कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, सतह पर चुंबकीय सामग्री के साथ लेपित घुमावदार सिलेंडरों के चारों ओर बड़ी संख्या में चुंबकीय सिर रख दिए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि देखिए एक घुमावदार है, ये बिल्कुल इसमें इस साइड में एक चुंबकीय सिर जैसे ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे से, यानी कि पॉइंट्स, छोटे छोटे चुंबक के वो पॉइंट्स रख दिए जाते हैं, एक परत चढ़ा दी जाती है, और पढ़ना लिखना पढ़ना चुंबकीय कण की दिशा के अनुसार तय किया जाता है कि जिस साइड को ये मैग्नेटिक टेप की जो इलेक्ट्रोड जो परत चढ़ाई होती है, जिस साइड को वो घुमाव होता है उसका, उसकी तरफ ही इसका जो लिखना पढ़ना कंप्यूटर के द्वारा किया जाता था। उच्च गति रोटेशन प्रकार और कम गति लेकिन बड़ी क्षमता प्रकार है, ये मैंने थोड़ा सा वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। तो रोटेशन प्रकार यानी कि जिस दिशा में ये घूम रहे होते हैं, लेकिन कम गति लेकिन बड़ी क्षमता प्रकार है, इसमें बहुत क्षमता होती थी डाटा को प्रोसेस करने की और देने की। यह प्राइमरी मेमोरी थे, यानी कि यह हमारे जो प्राइमरी जैसे रैम होती है वैसे यह काम करते थे उस टाइम कंप्यूटरों में, जिस टाइम मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में। मैग्नेटिक ड्रम आप देख रहे हैं और मैग्नेटिक टेप दोनों अलग अलग है, मैग्नेटिक टेप अलग है, मैग्नेटिक ड्रम अलग है। मैग्नेटिक टेप जो थे प्राइमरी मेमोरी थे, एज ए रैम वर्क करते थे, और मैग्नेटिक ड्रम जो थे प्राइमरी मेमोरी के एज ए रैम यूज होते थे, और मैग्नेटिक टेप जो थे एज ए सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हमारे पास आज के जमाने में पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क वगैरह ऐसे यूज होते थे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चुंबकीय ड्रम का आविष्कार, अब आविष्कार भी देख लीजिए, उसका तो मैंने बता दिया आपको 1904 में किया था। तो इसका बता देते हैं कि चुंबकीय ड्रम का आविष्कार ऑस्ट्रेलिया में 1932 में गुस्ताव तौशेक द्वारा किया गया था। याद रहे ये इंफॉर्मेशन, जो किसने क्या आविष्कार कब किया, तो ये ध्यान रहने चाहिए आपको। ऑस्ट्रेलिया में 1932 में गुस्ताव तौशेक द्वारा किया गया था, लेकिन 1950 के 60 के दशक में ही इसका कंप्यूटर के लिए मुख्य मेमोरी यानी कि इंपॉर्टेंट मेमोरी और एक हद तक सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में व्यापक उपयोग हुआ। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में व्यापक उपयोग हुआ इसका चुंबकीय ड्रम, ये मैग्नेटिक टेप इसमें आ जाती है। चुंबकीय जो होता था, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज मैंने गलत लिख दिया, वैसे सेकेंडरी स्टोरेज में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसका यूज किया गया था प्राइमरी स्टोरेज के रूप में, एक एज ए रैम उपयोग किया गया था। अब जानते हैं पंच कार्ड क्या है। अब जानते हैं पंच कार्ड क्या होते हैं। पंच कार्ड कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के काम में आता था।
डिवाइस के रूप में। पंच कार्ड कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं, ये देख लीजिएगा। पंच कार्ड ऐसे दिखते हैं, एक कागज का सा टुकड़ा होता है और इसमें मतलब वो होते हैं, छिद्र होते हैं, ऐसे देख रहे हैं आप, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही डाटा एंटर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता था और आउटपुट लिया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं। आपने पिक इसकी देख ली है, तो देखते हैं दोस्तों। पंच कार्ड या पंच कार्ड एक मजबूत कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े को पंच कार्ड कहते हैं, जिसमें डिजिटल डाटा स्टोर किया जाता है और डिजिटल डाटा को उस कागज में होल, छेद की प्रेजेंस या एब्सेंस से दिखाया जाता था। देख रहे हैं आप, कहीं पे छेद फिल किए हुए हैं, कहीं पे छेद खाली है। यानी कि मतलब इस डाटा को कंप्यूटर में जब डालते थे, जो आउटपुट इनपुट देना पड़ता था, तो इस मतलब छेद की मतलब भरे होने की और खाली होने के मतलब मैटर से दर्शाया जाता था। पहले के जमाने के कंप्यूटर में पंच कार्ड एकमात्र जरिया होता था कंप्यूटर में इनपुट डालने का, डालने का। इन्हें हेलोरिथ कार्ड्स या आईबीएम कार्ड्स भी कहते हैं। ध्यान रहे, पंच कार्ड्स को अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, ये चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इन्हें मिस कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे आगे यही आगे खड़े हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं ये तो पढ़ा ही नहीं कहीं यार। ठीक है, तो पंच कार्ड को क्या हेलोरिथ कार्ड्स भी कहते थे या फिर आईबीएम कार्ड्स भी कहते थे। ठीक है, अब कुछ मतलब ये आईबीएम कार्ड्स क्यों बोलते हैं कि आईबीएम 604, 701, 700 तो कुछ कंप्यूटर होते थे, मतलब इनमें भी इनका यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के। तो ध्यान रहे कि हेलो कार्ड्स और आईबीएम कार्ड्स किनको कहा जाता था? पंच कार्ड्स को। अब थोड़ी सी इसके बारे में, इनको पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हेलोरिथ के द्वारा। ध्यान रहेगा यहां से आपको कि हेलोरिथ, ये हेलोरिथ कार्ड क्यों कहा जाता था? क्योंकि हरमन हेलोरिथ ने इसका आविष्कार किया था। हेलोरिथ के द्वारा सन 1880 1880 में हुआ था। ध्यान रहेगा, दो चीजें यहां से बन जाती है। हरमन हेलोरिथ इसके आविष्कारक हैं और हेलोरिथ कार्ड्स इसको बोला जाता था 1880 में। ठीक है, पंच कार्ड का आविष्कार कब हुआ था? 1880। ये तो आपको बता ही दिया मैंने। पंच कार्ड को किस तरह पढ़ा जा सकता है? ठीक है, अगर पंच कार्ड देखा है, देख लिया आपने ऊपर, ठीक है, तो आपने यह भी देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, उन छेदों में डाटा स्टोर होता है और हम उसको पंच कार्ड रीडर मशीन की सहायता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से? पंच कार्ड को किसकी सहायता से पढ़ा जा सकते हैं? पंच कार्ड रीडर मशीन। ओके, ध्यान रहेगा। ठीक है, पंच कार्ड को किस लिए प्रयोग किया जाता है? पंच कार्ड को हम डाटा स्टोर व इनपुट आउटपुट के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनमें किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? आपको पता है, मशीन लैंग्वेज। मोस्टली तो जहां भी कॉपी बुक्स में या काफी जगह बताया गया होता है तो मशीन लैंग्वेज बताया गया होता है, लेकिन मैं यहां पे आपको ये बता रहा हूं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में असेंबली लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए, अगर आपको ये मैं बता दिया है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबको पता है मशीन और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन मशीन और असेंबली लैंग्वेज में अंतर क्या है क्या दोनों लैंग्वेज? तो आइए इसको जानते हैं। मशीन लैंग्वेज, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज देख लीजिए आप। ये होती है बाइनरी कोड की तरह, 0 और 1, 0 और 1 पे आधारित होती है। ये मशीन लैंग्वेज होती है जिसको सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ सकता है, इंसान नहीं पढ़ सकता। असेंबली लैंग्वेज आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे कुछ उसमें साइंस या कोड्स होते हैं, MOVA, #3 2H, ऐसे कुछ साइंस और कॉमा होते हैं। ऐसे असेंबली लैंग्वेज होती है जिसको आदमी भी समझ सकता है और कंप्यूटर भी समझ सकता है। तो चलिए इसके बारे में डिफरेंस जान लेते हैं। मशीन लैंग्वेज एक नीचे लोवेस्ट लेवल की भाषा है। इसमें बाइनरी संख्या होती है 0 और 1, जिसे कंप्यूटर सीधे एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, समझ गए आप? जो मशीन लेवल है, लोवेस्ट लो लेवल लैंग्वेज है। ध्यान रखें, इसमें लेवल्स भी आते हैं कई बार एग्जाम्स में। असेंबली लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, इसको तो ध्यान रहे कि जो इसको मशीन लैंग्वेज को तो सीधे कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर लेगा, समझ लेगा, लेकिन इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए आवश्यकता होती है असेंबलर की। ये ध्यान रहे, असेंबलर का भी अब आपको इसमें देखो कितनी चीजों का एक ही जनरेशन में हमको पता चल गया। अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि असेंबलर का काम क्या है। असेंबलर होता क्या है? जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है, लेकिन हमने अपने ईजीनेस के लिए, अपने मतलब आसानी के लिए असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में तो बदलना पड़ेगा। हमारी लैंग्वेज में तो इस तरह तो समझ नहीं पाएगा। MOVR2 क्या है? कुछ भी नहीं, उसे तो 0 और 1 समझ आती है। तो उसमें बदलने के लिए एक असेंबलर का इस्तेमाल किया गया, वो उसको मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ठीक है, इसमें दोनों का होगा कि हम भी समझ रहे हैं उसको, मशीन भी समझ रही है उसको, बस बीच में काम कौन कर रहा है? असेंबलर काम कर रहा है, ये दोनों के लिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा कि असेंबलर का काम क्या होता है। असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसलेटर। मशीन भाषा को मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता, केवल कंप्यूटर। मैंने अभी बताया आपको कि जो मशीनी लैंग्वेज है उसको इंसान नहीं समझ सकता, उसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। असेंबली भाषा को मनुष्य द्वारा भी समझा जा सकता है और इसे अप्लाई भी किया जा सकता है, आदमी से लिख भी सकता है और समझ भी सकता है। ठीक है, एक ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद मशीन भाषा में बाइनरी 0 और 1 शामिल होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। असेंबली लैंग्वेज में सिंटैक्स होते हैं। मशीन भाषा में क्या होते हैं? 0 और 1 होते हैं, सिंटैक्स होते हैं। यानी सिंटैक्स छोटे छोटे से कोड होते हैं। ठीक है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के समान होते हैं। समान के इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं मोस्टली कोड, मैंने ऊपर दिखाया है, इसलिए इन्हें प्रोग्राम और यूजर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज
वो जो है वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, जो अर्थात ये लैंग्वेज अनेक प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होती है और इसके फीचर्स भी इसके अनुसार बदलते रहते हैं। यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए यह लैंग्वेज अलग अलग होती है। और इसके 0 1 मतलब अगर आपने 10 लिखना है तो 10 के लिए इसकी जो कोड होंगे वो अलग होंगे। अगर आपने हिंदी में कुछ लिखना है तो उसके लिए 0 1 का कोड कुछ अलग होगा, इंग्लिश में कुछ लिखना है, इस तरह ये अलग अलग होती है। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन के समूह होते हैं, एक ग्रुप्स होते हैं, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस देने के ग्रुप होते हैं और ये प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए समान होते हैं। आप अगर हिंदी के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी उसका कोड आपको सेम ऐसे डालना पड़ेगा, सेम ऐसे होते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग मशीन कोड के रूप में ही किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित डिवाइस में और रियल टाइम सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता है ओनली मशीन कोड के ही रूप में, मशीन कंप्यूटर समझेगा उसको। लेकिन असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित डिवाइस यानी असेंबलर और रियल टाइम सिस्टम में किया जाता है कि उसको चेंज करके वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और तब उसका आउटपुट भी हमें चेंज करके मिलता है प्रोसेसर में जो डिवाइस होती है उसके थ्रू। मशीन लैंग्वेज वो है जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये भी जाना जाता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो है वो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। देखिए ये बहुत मतलब उसमें सीखने को मिलता है कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ, हाँ ये बिल्कुल काफी हद तक सही है, ये नॉर्मली जो पढ़ा जाता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट इसमें ये है कि जो असेंबली लैंग्वेज जो यूज की गई थी, जो फर्स्ट जनरेशन का लास्ट कंप्यूटर था IBM 650 उसमें जो असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, इसलिए इसको थोड़ा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में भी मानना गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। बहुत जगह इसमें मैंने बहुत इसके ऊपर सर्च की पढ़ा, लेकिन इसको मोस्टली जो जाना जाता है मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन का जाना जाता है और असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जाना जाता है। चलिए आगे करते हैं। मशीनी भाषा को बदला नहीं जा सकता, इसे बदलना है मॉडिफाई करना बहुत आसान होता है। किसको? असेंबली भाषा को। मशीनी भाषा के सिंटैक्स में एरर्स का रिस्क बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसमें एरर्स का खतरा कम, कोड्स में जो असेंबली में एरर्स का खतरा बहुत कम होता है। बाइनरी कोड्स को हम याद नहीं कर सकते, 0 1 0 हम याद नहीं कर सकते कि अगर हमने 555 लिखना है कंप्यूटर के ऊपर तो उसका क्या कोड होगा, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में दिए गए कमांड्स को हम याद कर सकते हैं कि हमने अगर MAN0332 लिखना है उसका क्या मीनिंग होगा मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता नहीं होती, ये डायरेक्ट ही समझ जाता है अपने आप ही, ठीक है। इसमें कमांड्स को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करने के लिए असेंबलर, अभी मैंने ऊपर समझाया, ये सेम चीज है, ठीक है। बाइनरी पद्धति की शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं सदी से मानी जाती है। सन मतलब कब बनाया होगी थी बाइनरी पूर्वी की, ईसा पूर्व 6वीं सदी से मानी जाती है। लेकिन सन 1854 में जो मैथमेटिक्स जॉर्ज बुल ने बाइनरी पद्धति पर बाइनरी पद्धति पर आधारित एक पत्र प्रकाशित किया था। यानी कि बाइनरी का जो इन्वेंटर किसे माना जाता है, मैथमेटिशियन जो जॉर्ज बुल को, इसको कब मोस्टली इसकी मानी जाती है 1854 में, ठीक है। ये ध्यान रहे छोटे से पॉइंट। पहली बार असेंबली भाषा का प्रयोग IBM 650 में किया गया। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि IBM 650 में किया गया था, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। असेंबली भाषा का आविष्कार कैथलीन बूथ, ध्यान रहे कैथलीन बूथ ने 1947 में किया था, ठीक है। यहां तक आपको पता लग गया है। तो चलिए अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के टाइप्स देख लेते हैं। वैसे कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको लाइन में 4 5 कंप्यूटर के नाम बता देंगे, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, लेकिन मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए एनिक कैसा है? ऐसा कंप्यूटर दिखता था, बहुत बड़े, एक बड़े कमरे में ऐसे एनिक ऐसा कंप्यूटर दिखता था, ठीक है। आप जानते ही हैं सबसे बड़ा कंप्यूटर होता था, ठीक है। एनिक यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे जॉन एकर्ट और जॉन मॉशले ने बनाया था, ठीक है। याद रहे फरवरी 1946 में, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे जॉन एकर्ट और जॉन मॉशले ने 15 फरवरी 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA में बनाया था, ठीक है। पेंसिल्वेनिया में पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में USA में बनाया गया था। कब? 15 फरवरी 1946 को। इसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का नाम दिया गया था। ये फुल फॉर्म है ENIAC की, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ENIAC का आविष्कार साइज 30 × 50 फीट था। ये चीजें कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूं 30 × 50 फीट था। इसका वजन 30 टन था और इनमें 18,000 निर्वात ट्यूबें, ठीक है, और 70,000 ट्रांजिस्टर और 10,000 कैपेसिटर थे। तथा इसे कितना है ये 1.5 लाख, हाँ 1,50,000 वॉट बिजली की आवश्यकता थी। और इतना हैवी थे कंप्यूटर। आज के कंप्यूटर ENIAC से कई गुना शक्तिशाली होते हुए आकार में बहुत छोटे हैं। आज के कंप्यूटर ENIAC से मतलब आकार में भी छोटे हैं और शक्तिशाली भी है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखिए अब इसके कब उस टाइम क्या था ये। अब एडवेक की बात कर लेते हैं। एडवेक की, ये देखिए एडवेक ऐसा होता था कुछ कंप्यूटर, आप देख रहे हैं फोटो में ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जाते हैं। एडवेक, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक का, इसका विकास 1950 में हुआ था। इसमें कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सुरक्षित रखना शुरू किया गया था। यानी कि जो हम डाटा और इंस्ट्रक्शन डाल देते वो ये सेव रखता था, सेव कर लेता था, ठीक है। इसमें ये हो गया था दूसरे कंप्यूटर में।
इससे कंप्यूटर के काम में स्पीड मतलब गति आई और कंप्यूटर तक डाटा और इंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी पहुंचने लगे। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित रखने का एक और लाभ भी था कि कंप्यूटर द्वारा स्वयं सेल्फ रिलेशन डिसीजन, यानी कि वो थोड़े से खुद ही डिसीजन ले लेता था, निर्णय लिए जा सकते। ठीक है, समझ गए आप एडवेक के बारे में। अब एडसेक के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत वीडियो लंबी होती जा रही है, बोर होते जा रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। अब एडसेक भी कुछ उससे मैच खाते थे, ऐसे ही थे। ठीक है, आप देख रहे हैं फोटो में। एडसेक क्या है? एडसेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। ठीक है, एडसेक को 1949 में एम वी विल्के, ठीक है, एम वी विल्के यानी कि मॉरिस वेल्स ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया था। ध्यान रहे, डेट्स, आदमी, स्थान। ठीक है, यूनिवैक 1 का जान लेते। देखिए यूनिवैक 1 कुछ इस तरह दिखाई देता था। कई बार अगर आपके पास फोटो भी आ जाए कि ये फोटो कौन सी पीढ़ी की है, कौन से कंप्यूटर की है, तो आपको पहचान आ जानी चाहिए। यूनिवैक 1। यूनिवैक क्या है? यूनिवैक यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर संगठन द्वारा जे एकर्ट, इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही चलेगी, यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर। ठीक है, उसके जे एकर्ट और जॉन मॉचली ने 1951 में तैयार किया गया था। उन्हीं ने जिन्होंने पहला कंप्यूटर तैयार किया था। ठीक है, तो ने 1951 में तैयार किया था। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ठीक है, यह व्यवसायिक अनुप्रयोग यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन था। पता लग गया आपको कब तैयार हुआ था? इसका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है और पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन था जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होने। कौन? यूनिवैक 1, सॉरी यूनिवैक 1। ठीक है, अब IBM 701 पढ़ लेते हैं। IBM 701 कुछ इस तरह दिखाई देता था। इसे क्या डिफेंस कैलकुलेटर के रूप में मशहूर IBM को यूज किया जाता था। ठीक है ना, IBM 701 इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, जिसे अप्रैल 1952 को आम लोगों के लिए घोषित किया गया था। ठीक है, फोटो आप देख रहे हैं IBM 702। IBM 702 की फोटो कुछ ऐसी है, देख लीजिएगा आप। इस तरीके दिखता था IBM 702। ठीक है, IBM 702 चुंबकीय टेप का उपयोग करने वाला पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? IBM 702। यह बाजार में 1953 में आया था। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM की जो होती है IBM 650। ठीक है, 650, IBM 650 के बारे में पढ़ लेते हैं। IBM 650 मैग्नेटिक ड्रम डेटा प्रोसेसिंग मशीन 1953 में IBM के शुरुआती कंप्यूटर बाजार में आया था। ठीक है, 1953 में आया था। ठीक है, IBM का जो शुरुआती कंप्यूटर के रूप में बाजार में आया था, इस तरीके का कंप्यूटर था और इसमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। देखिए मैंने बताया था ना कि जो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है IBM 650, और में तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग हुआ था, लेकिन इस अकेले में जो लास्ट कंप्यूटर था इस जनरेशन का, उसमें असेंबली लैंग्वेज का भी प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल में, थोड़ा सा इसका डिस्कस। वैक्यूम ट्यूब उस समय उपलब्ध अकेले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो गुण है, फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ, अकेले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ट्यूब ने ही संभव बनाया। ठीक है, ओके। इस समय तीव्र गति से गणना करने वाले अकेले यंत्र थे उस टाइम के टाइम में, जो मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे। ठीक है, इनकी लिमिटेशन क्या थी? आकार में बहुत बड़े होते थे, मतलब ट्रस्टेबल नहीं थे। ठीक है, कभी भी खराब हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, और कोई भी गन्ना बेसमेंट इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता था। हजारों वैक्यूम ट्यूब्स नियमित रूप से बड़ी मात्रा में बहुत गर्मी पैदा करती थी। ठीक है, हजारों वैक्यूम ट्यूब, 17-18 हजार वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, तो बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करती थी। ठीक है, वातावरण को उनकी आवश्यकता यानी कि एयर कंडीशनर की आवश्यकता पड़ती थी इसको ठंडा रखने के लिए। हार्डवेयर में टूट फूट खराबी आदि की संभावना अधिक थी। बहुत मतलब इतने बड़े कंप्यूटर थे यार, 30-30 फीट के कंप्यूटर थे, तो उसमें तो मतलब खराबी की ज्यादा संभावना होती थी। नियमित देखभाल की आवश्यकता होती थी, रेगुलर इसकी मतलब केयर करनी पड़ती थी। अवहनीय थे यानी कि बहुत खर्चीले थे। ठीक है, कार्य करने योग्य बनाने के लिए कंप्यूटर के प्रभाग स्वयं जोड़ने पड़ते थे, यानी कि कंप्यूटर को कार्य बनाने लिए मतलब कंप्यूटर के जो छोटे छोटे भी पॉइंट्स हैं उनको स्वयं जोड़ना पड़ता था। महंगे थे, व्यावसायिक उत्पादन कम होता था। यही वह खर्चीले बहुत थे, और जो इनका जो इनसे जो आउटपुट हमें मिलता था वो बहुत कम मिलता था। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो मेरा भाई अभी सुन रहा होगा, पढ़ रहा होगा, उसको बहुत ही मतलब सही लगी हुई है जानकारी, इन्फॉर्मेशन। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने केवल एक पीढ़ी को, सिर्फ एक जनरेशन को मैंने आधे घंटे में डिस्क्राइब किया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम 4-5 मिनट वाली वीडियो देख लेते हैं जिसमें 5 जनरेशन कंप्लीट की होती है, तो वो कितनी आधी अधूरी होती है। ठीक है, कितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। तभी हम एग्जाम में जाके थोड़े हार जाते हैं, थक जाते हैं कि नहीं यार ये कहाँ से आ गया। पढ़ी तो हमने जनरेशन सारी थी, लेकिन जनरेशन में भी ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता रहेगा मैं अगली जनरेशन के बारे में आपको बताता जाऊंगा। धन्यवाद।